तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आज हम आपके हिंदी का जो गद्य खंड है उसके जो कहानी वाला हिस्सा है उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज जितना हम क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, 10 या 12 क्वेश्चन लगभग, और आपका गारंटी आपका एग्जाम में, ठीक है, इससे 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आज जितना भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे इस वीडियो में, उससे गारंटी आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, हम लोग का वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अब टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आज से और अभी से आपका ऑल सब्जेक्ट का फिर से वीडियो अपलोड होना शुरू हो चुका है। ध्यान दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। जो आपका लेसन है नेताजी का चश्मा, तो उसमें एक कैरेक्टर है क्या, कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, तो वो तो ना ही आपका सेनानी था, सेना का कोई अधिकारी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसको कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए। चश्मे वाले न तो सेनानी था, न ही आजाद हिंद फौज का सिपाही। जो आपका चश्मे वाला था, वो ना ही आपका सेनानी था, और ना ही आजाद हिंद फौज का सिपाही, और ना ही नेताजी का साथी। ठीक है, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे, क्योंकि जो चश्मे वाला था, ना ही वो सेनानी था, ना ही आजाद हिंद फौज का सिपाही था, और ना ही नेताजी का चश्मा था, सॉरी, नेताजी का साथी था। फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे, क्योंकि इसके पीछे का कारण को समझिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्योंकि उसके अंदर देशभक्त की भावना कूट कूट कर भरी। जो कैप्टन था, जो चश्मे वाला था, उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानी का भरपूर सम्मान करते थे। और जो सेनानी स्वतंत्रता का आंदोलन लड़े थे, उनका भरपूर सम्मान करते थे। इसलिए उसे बिना चश्मे वाले नेताजी की मूर्ति देखकर बहुत दुख होता था। और इसीलिए उसको जो चश्मा के बिना नेताजी का मूर्ति को देखने में सुखा तो अच्छा नहीं लगता था, दुख होता था। वह उनकी मूर्ति को बराबर चश्मा पहनाकर उनके प्रति अपना श्रद्धा और देशभक्ति प्रकट करता था। और वो जो कैप्टन था, वो लगातार डेली डेली चश्मा पहनाकर अपने देशभक्ति की श्रद्धा को प्रकट करता था। देश की प्रति त्याग और समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं थी। जिस प्रकार हमारे देश के आर्मी के अंदर त्याग की और समर्पण की भावना होती है, उसी प्रकार वो जो कैप्टन चश्मे वाला था ना, उसके अंदर भी समर्पण की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अतः इन्हीं कारणों से उसे लोग कैप्टन कहते थे। ठीक है, और इन्हीं कारणों से लोग उसे क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो पीडीएफ नोट्स हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यह कथन किसने किसको कहा। ये जो लाइन कहा गया है ना, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, यह कथन किसने कहा था और किसको कहा था। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो, यह कथन, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, पान वाले ने हालदार साहब से कहा था। जो कैरेक्टर है पान वाला, उसने किससे कहा था, हालदार साहब से कहा था। यह कथन नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। ये जो कथन है आपका किस पाठ से लिया गया, जो आपका चैप्टर है नेताजी का चश्मा, उस पाठ से लिया गया है, जहां पान वाले कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बात कर रहा है। जहां जो पान वाला है ना, वो किस लंगड़ा के बारे में बात कर रहा है, वो चश्मे वाले के बारे में बात कर रहा है। हालदार साहब जब पान वाले को चश्मे वाले के संबंध में पूछते हैं, तो पान वाले मुस्कुराते हुए कहता है।
जब हालदार साहब वो कैप्टन चश्मे वाले के बारे में पूछता है कि यह चश्मा कैसे बदलता है, किस प्रकार बदलता है, तो वह पान वाला उस चश्मे वाले के बारे में बोलता है। ठीक है। मुस्कुराते हुए कहता है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस कथन का अर्थ है कि चश्मे वाला एक बेहद बूढ़ा और मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति था। जो कैप्टन चश्मे वाला है वो बहुत ही बूढ़ा था, मरियल सा मतलब लगा कि मर जाएगा, इस प्रकार का आदमी था वो, जो कभी भी फौज में नहीं जा सकता था। वो लंगड़ा आदमी को फौज में कैसे ले लेगा जो कभी भी फौज में नहीं जा सकता था। यह कथन, अबे इस कथन को सुनकर हालदार साहब को बहुत बुरा लगा। अब कोई भी आदमी अगर देशभक्त की मजाक उड़ाएगा तो एक दूसरे देशभक्त को तो बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसके सामने किसी देशभक्त या वीर शहीद या महापुरुषों का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अब मेरे सामने कोई आके भगत सिंह, महात्मा गांधी, जो महापुरुष लोग हैं, उनके बेइज्जती करेगा तो मानेंगे? पहले मार देंगे गोली उसको, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपका जो नेताजी का चश्मा से अगर आएगा तो यही दो क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आपके एग्जाम में नहीं आए। ठीक है, अब हम नया जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो किसी और लेसन से आएगा। ये क्वेश्चन क्या बोला है? बोला कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। जो खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे वो खेती बाड़ी करते थे, घर में रहते थे, ठीक है, तो बाल गोविंद भगत की चरित्र में ऐसा क्या था, उसकी किस विशेषता के कारण वो साधु कहलाते थे? या तो क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करे, आंसर सेम रहेगा। क्वेश्चन जो बोले आंसर सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं का कारण साधु कहलाते थे। ध्यान दीजिए, इसका कारण क्या क्या है, ध्यान दीजिए। पहला कारण क्या है? बाल गोविंद भगत अपने सिर पर टोपी कबीरपंथी टोपी, ललाट पर रामनंदी चंदन तिलक और गले पर तुलसी की जड़ों की बेडल माला पहनते थे। साधु की तरह वो क्या करते थे ना, कबीरपंथी टोपी पहनते थे, ललाट पर थे रामनंदी चंदन लगाते थे, तिलक लगाते थे, और गले पर क्या तुलसी की बेडल माला पहनते थे, एक साधु की तरह ही। वे, यहाँ कबीर लिखा गया, यहाँ पे लिखेगा कबीर, ठीक है। वे कबीर को अपना आदर्श मानते थे और उनके आदर्शों और सिद्धांतों को अपने जीवन में गहराई से पालन करते थे। वो कबीर को अपना आदर्श मानते थे और उनकी सिद्धांत को अपने जीवन में गहराई से पालन करते थे। ध्यान दीजिए, अगला थर्ड पॉइंट। वो सदा सत्य बोलते थे तथा खरा व्यवहार रखते थे। वो सदा सत्य बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे मिलजुल कर रहते थे। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। वे बिना पूछे दूसरों की वस्तुओं का हाथ भी नहीं लगाते। ठीक है, वो दूसरे की वस्तु को बिना पूछे हाथ भी लगाते नहीं थे। वे प्रतिदिन कबीर के पदों को सुबह शाम खेतों में काम करते समय गाते रहते थे। जिसे साधु लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसी प्रकार वो भी क्या कबीर के गीतों को गाते रहते थे। खेती बाड़ी से जो भी अनाज पैदा होता था उस अनाज को सबसे पहले कबीर पंथी मठ में पहुंचाते थे, और वहां से जो प्रसाद मिलता था उससे अपने जीवन यापन में परिवार का करते थे। उसका खेती में जो भी उगता था सबसे पहले वो कबीर को देते थे, और उससे जो भी बचता था उससे अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। वे आत्मा वे आत्मा और परमात्मा के मिलन को ये सच्चा आनंद मानते थे। एक बात याद होगा कि आप लोग जब पोएम दूसरे कहानी पढ़े होंगे तो बाल गोविंद भगत के जब पुत्र का निधन हो जाता है तो वो डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, क्या आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है। वो अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर चुके थे और वो सोचते थे कि जो भी है मेरा वो क्या है, सब ईश्वर का ही है। ठीक है, ये आपकी क्या विशेषता है? पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में वीडियो को लेट नहीं करेंगे हम। अगला क्वेश्चन बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर मधुर गायन की विशेषता का वर्णन कीजिए। उसके जो गाते थे उसका वर्णन करने वाला, उसकी विशेषता का ध्यान दीजिए। पहला अपन क्या बोला है? ध्यान दीजिए।
बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को अच्छे गायक थे, उसको अच्छे से गाते थे। उनके कंठ सुरीली आवाज में बहुत ही मनमोहक थे। उसका आवाज क्या था, बहुत ही मनमोहक था। कबीर के पद के एक एक शब्द उसके भगत के कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। ठीक है, ऐसा लगा था कि एकदम क्या जीवन आ गया उसमें। ठीक है, ध्यान दीजिए अगला अपन क्या बोले हैं। ध्यान दीजिए अगला क्या बोला है। खेत में काम करते समय जब बाल गोविंद भगत गाते लगते थे तो उनकी सुरीली आवाज आसमान को चीरते हुए स्वर्ग और खेतों में काम करने वाले लोगों के कानों तक पहुंचती थी। जब खेतों में काम करते थे वो गाते थे, तो बाल गोविंद भगत की जो संगीत है ना, वो आसमान को चीरते हुए स्वर्ग और खेतों में काम करने वाले लोगों तक, उनके कानों तक पहुंच जाते थे। उनके मधुर संगीत सुनकर स्त्रियों के होठ भी गुनगुनाने को विवश हो जाते थे। ठीक है, और इतना मधुर गाते थे ना कि उनकी जो खेत में काम करने वाले स्त्री थी ना, वो लोग भी विवश हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे कि गाना तो गाना ही पड़ेगा। हलवाहों के पैर भगत जी के सुर और ताल के साथ उठने लगे थे। जो खेत में काम करने वाले जो हलवाहे हैं ना, जो हल चलाते थे, उनके पैर भगत जी के सुर और ताल के साथ आगे पीछे होते रहते थे। बच्चे पानी से भरे खेतों में उछलने कूदने रोपनी कर रहे लोगों की अंगुलियां भगत जी के मधुर संगीत के साथ साथ एक एक पंक्तिबद्ध खेतों में बिठाने लगते थे। ठीक है, अपन क्या बोला है। भगत जी जब भादों की अर्धरात्रि, भादों की अर्धरात्रि मतलब आधा रात, ठीक है, भादो मतलब भाद्र मास, ठीक है। तो भगत जी जब भादों के अर्धरात्रि में गाने लगते तो उनका मधुर संगीत अर्धरात्रि के सन्नाटे को चीरते हुए सोए हुए लोगों के कानों में जाके गूंजते थे। अब अर्धरात्रि आधे रात को कोई गाएगा तो उसका मधुर आवाज आदमी के जाके कानों में पहुंचेगा। गर्मी के मौसम में संध्या के समय अपने मित्र मंडली के साथ मिलकर गाने लगते थे तो उनकी मधुर गायन से गर्मी की तप्त भी लगभग शीतल हो जाता था। है ना, एकदम ठंडा ठंडा लगने लगता था, आदमी को लग रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों था। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, बाल गोविंद भगत की उम्र 60 के ऊपर हो चुकी थी। बुढ़ापा आने के बावजूद उनकी दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ठीक है, ये बाल गोविंद भगत का जो उम्र 60 से अधिक हो गया था, लेकिन उसके काम जो था, जो डेली करते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था डेली लाइफ। खेत में काम करते समय वे कबीर के पदों को बड़े उत्साह के साथ गाते थे। ठीक है, जिसमें वो डेली गाते हैं। वे अपने गीत के सुर और ताल के साथ बड़े ही सुफूर्ति के साथ पांव चलाते थे। उम्र हो गया था लेकिन फिर भी अपना काम सुर ताल एक साथ करते थे। कड़ाके की ठंड में भी वह सभी सुबह जल्दी उठते थे और गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। यहाँ तो गांव का आदमी कुछ कुछ होता तो नहाता ही नहीं ठंडा के दिन में। सोचिए, वो 60 वर्ष के ऊपर हो चुके थे लगभग, लेकिन फिर भी ठंडा के दिन में भी जल्दी उठते थे और गांव से 2 मील दूर जाकर नदी में स्नान करते थे। नदी स्नान से लौटते समय गांव की पोखर में भीड़ पर पूरब की ओर मुंह करके बैठ जाते थे। हाथ में खजड़ी लेकर कबीर के पदों को गाने लगते थे। जिसमें हारमोनियम है, उसी प्रकार खजड़ी का ना एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसको लेके बजाने लगते थे पूरब की ओर मुंह करके। कभी कभी गाते हुए इतने उत्साह से भर जाते थे कि वो खड़े होकर नाचने लगते थे। और कभी कभी वो इतना व्याकुल हो जाते थे कि वो गाते गाते नाचने लगते थे। उनके माथे से पसीना की बूंदें टपकने लगती थी। सोचिए, ठंडा के दिन में आदमी को पसीना आ जा रहा है, इतनी भक्ति में लीन हो गए थे। गर्मी के मौसम में भी संध्या के समय अपने मित्र मंडली के साथ गाते थे। वे अपने संगीत के जादू से गर्म वातावरण को शीतल करते थे। और जब वो गाते थे ना तो आदमी इतना मगन हो जाता था, मग्न हो जाता था कि लग रहा था ठंडा ठंडा मौसम आ गया है, एकदम गर्मी दिन के में भी। बुढ़ापे की उम्र में वे भी प्रत्येक वर्ष 30 कोस दूर बिना खाए पिए नंगा स्नान, सॉरी, गंगा स्नान के लिए पैदल ही जाते थे। ठीक है, नंगे पाँव जाते थे गंगा स्नान करने के लिए।
बुढ़ापे की अवस्था में भी उनकी शरीर में स्फूर्ति रहती थी। भगत जी की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था। भगत जी इसी फुर्ती दिनचर्या को लोगों को क्या कहता, अजरत होता था कि गजब आदमी है भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि लेखक मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से व्यक्तियों का व्यक्तित्व दो का उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा था। लेखिका के व्यक्तित्व को बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो मैं उसका जो बिगाड़ने कहने का मतलब है कि जो पहले था अब उससे जो नया आ गया है, बिगड़ कर चेंज होके परिवर्तन होके, उसमें उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिगाड़ना और खराब नहीं करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। उन्होंने ही लेखिका के मन में हिंसा की भावना पैदा कि उन्होंने उन्हें शक्ति विद्रोह बनाया। उनके पिताजी थोड़ा सा उनसे अच्छे भी थे, थोड़ा बुरे भी थे, क्योंकि उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता था उनके घर में। ठीक है, ध्यान दीजिए, उनके पिताजी करते थे। उन्होंने उनके दिमाग में हिंसा का भावना पैदा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें शक्ति विद्रोह भी बनाया था और समाज के प्रति जागरूक भी बनाया। उनके पिताजी ने उन्हें भले थोड़ा सा भेदभाव किया था पहले बचपन में, लेकिन बाद में उसको बनाया है बाबू। उसे रसोई और सामान्य गृहस्थ से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व दिया। ठीक है, घर में नहीं रहिए, रसोई में घूम के नहीं रहिए। ठीक है, एक अपना योगदान दीजिए देश को। उनके पिताजी का योगदान था, ध्यान दिया। अगला तुम्हारा क्या बोला है। लेखिका को कार्यशील क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी जो शीला अग्रवाल टीचर थी, उनका बहुत बड़ा योगदान पड़ा है। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से, मैं जो भड़काऊ बात था से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों की कार्य रूप दे दिया। ठीक है, बदलाव आ गया उनके भाषण सुन के। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़क दिया। ठीक है, चिंगारी भड़क दिया, चिंगारी लगा दिया। पिताजी पिता उसे चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे। पिताजी बोलते थे कि तुम जो करना है करो, देश के बारे में जो करना है करो, जो आंदोलन करना है करो, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन घर के चार दीवारी के अंदर। अब चार दीवारी के अंदर कहाँ से पढ़ाई होगा। परंतु शीला अग्रवाल ने उन्हें जनजीवन में खुलकर विद्रोह करना सिखाया था। लेखिका के व्यक्तित्व को निहारने में डॉक्टर अंबालाल की भी महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, एक आपका आत्मकथा नाम का लेसन, उसमें देखिए क्या बोला है। ये जो मनु भंडारी वाला है उसी में ध्यान दीजिए क्या बोला है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आत्मकथा, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो, भटियार खाना का अर्थ है जहां भट्टी हमेशा जलती रहती, चूल्हा। ठीक है, ध्यान दीजिए। रसोई क्योंकि क्योंकि जो एक बार इसमें प्रवेश कर लेता है वो अपनी इच्छा योग्यता क्षमता भट्टी में झोंक देता है। जो लड़की एक बार रसोई में काम करने घर में काम में करेगा करेगा तो पढ़ाई लिखाई कब करेगा बाबू, आप ही लोग बताइए। और अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। कोई कोई हो सकता है, सब कोई नहीं हो सकता है। यही कारण है कि लेखिका के पिताजी ने बच्चों को हमेशा रसोई से दूर रहना चाहते थे, क्योंकि उनका विचार था कि समाज में विशिष्ट जीवन जीने के लिए विशिष्ट कार्य करना जरूरी है। देखिए, एक आपका लखनऊ में अंदाज है ना, उसमें क्या बोला है। सर ये इसी लेसन का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोला है। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना तो अपने कानों पर वर्षा हुआ, नहीं अपने आंखों पर। देखिए क्या बोला इसका आंसर। तो लेखिका के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। तो वो यश और प्रतिष्ठिता के लिप्सा व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए और समाज में इज्जत सम्मान भी होनी चाहिए। उनको लगता था कि हम समाज में इतने बड़े आदमी, तो हमको समाज में अच्छा से जीना चाहिए। ठीक है, मान सम्मान के साथ जीना चाहिए। इस सिद्धांत को लेकर वे अपने जीवन भर चलते थे। फिर भी लेखिका कॉलेज में हड़ताल करने में सबसे आगे रहते थे। हड़ताल करने में एकदम जो गलत है उसका विरोध खुलकर कीजिए, क्योंकि इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है, दलालों का नहीं। और ये लाइन मेरा नहीं, मां आइडियल भगत सिंह का है। एक बार कॉलेज में प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के नाम आया कि वे
आकर मिले और बताइए कि उनकी बेटी मन्नू की गतिविधियों के कारण उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। इस पत्र को पढ़कर वे आग बबूला हो गए, गुस्सा आ गया कि मेरे बेटे के लिए कंप्लेंट आ रहा है स्कूल से, उसके कॉलेज से। उन्होंने लगा कि कॉलेज में जाकर उन्हें काफी बातें सुननी पड़ेगी, है ना। उनकी कहर और अनुमान करके लेखिका अपने सहेली के घर चली गई, डर से कि कहीं हमको मारपीट न मिल जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे कौन सा लेसन है, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, बिस्मिल्लाह खाने वाला। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान को व्यतीत करते थे, परेशान करते थे। देखिए, काशी संस्कृति की पाठशाला है, लेकिन समय के साथ साथ काशी में अब प्राचीन परंपराएं लुप्त होती जा रही। ठीक है, जो पुरानी बातें थी अब वो बात नहीं रही। संगीत साहित्य में अब बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। संगीत साधना में घंटों अभ्यास करने वाले अब कहीं नहीं मिलते। आगे जो संगीत साधना में अभ्यस्त करते थे वो अब कहीं नहीं मिलता है। हिंदू मुस्लिम एकता का नींव खड़ी है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की नींव पर खड़ी है काशी। काशी में अब धर्म का अर्थ भी बदल जा रहा है। धर्म का अर्थ भी क्या जा रहा है, बदल जा रहा है। कहाँ, काशी में खान पान की चीजों में विख्यात काशी में अब बात नहीं रह गई, मुझे मिला। अब ना तो वहां की देसी, अब न तो वहां देसी घी मिलता है और न ही उनसे बने कचौड़ी। ठीक है, ऐसे कारण क्या वो परिवर्तन क्या टेंशन हो रहा था उनको। चलिए ध्यान देते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बड़ा, ध्यान दीजिए। अब शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, जो डुमराव है, ठीक है, उसको क्यों याद किया जाता है शहनाई की दुनिया में, ध्यान दीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म भूमि डुमराव है। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसकी जन्म भूमि क्या है, डुमराव है। शहनाई और डुमराव का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। जो शहनाई है मेरा और जो डुमराव, उसके साथ क्या है ना, गहरा संबंध है। क्यों, ध्यान दीजिए, इसके बारे में बताता है। देखिए, शहनाई बजाने के लिए नरकट की रीड की आवश्यकता होती है। नरकट एक प्रकार की घास है जिसकी रीड की आवश्यकता पड़ती है। जो सिर्फ कहाँ मिलता है आपको, डुमराव का जो सोन नदी उसके किनारे मिलता है, ध्यान दीजिए, आगे पढ़ेंगे। तो जो कि एक प्रकार के घास का पौधा है। तो रीढ़ के अंदर एक पोली होता है जिसे शहनाई में शहनाई के सारे फुक्कर बजाया जाता है। यह नरकट केवल डुमराव के सोन नदी के किनारे पाई जाती है। जैसे डुमरा का और क्या शहनाई का एक घनिष्ठ संबंध है, उसकी दुनिया में याद किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह, ठीक है, शाह की उपाधि क्यों दी गई। और सुशील वैद्य से क्या अभिप्राय है, सुशील वैद्य किसको बोलते हैं, ठीक है। और शहनाई को सुशील वैद्य में शाह में जो किंग की उपाधि क्यों दी गई है, ठीक है, ध्यान दें। देखो, सुशील वाद्यों से हमारा अभिप्राय ऐसे वाद्य से जिन्हें मुंह से फूंककर बजाया जाता है। सुशील वाद्यों से हमारा अभिप्राय उन वाद्य यंत्रों से जिसे मुंह से फूंककर बजाया जाता है। ये वाद्य छिद्र वाले तथा अंदर से खोखले होते हैं। शहनाई को सुशील वाद्य माना जाता है क्योंकि इससे भी मुंह से फुककर बजाया जाता है, इसलिए उसको क्या माना जाता है, सुशील वाद्य माना जाता है। इस वाद्य में रीड में नरकट होता है, वो जो नरकट रीड नाम के जो घास होती है वो, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो, दक्षिण भारत में सभी उत्सव त्योहार की शुरुआत शहनाई बजाकर शुरुआत की जाती है। जो भी शुभ काम होता है शहनाई बजाकर किया जाता है। शहनाई अन्य वाद्य यंत्रों की तुलना में अधिक सुरीले तथा मंगल ध्वनि का वाद्य माना जाता है। मतलब सबसे सुरीले किसको माना जाता है, आपका इसी शहनाई। शहनाई अन्य वाद्य यंत्रों की तुलना में अधिक सुरीली और मंगल ध्वनि का वाद्य माना जाता है, ध्यान दीजिए। जिस कारण शहनाई को शाहने अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई। सबसे अच्छा होता है इसलिए, बेस्ट। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खान मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत की गंगा जमुना तहजीब के प्रतीक थे, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। वे मुस्लिम होते हुए भी काशी गंगा और मंदिरों के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे।
शहनाई वादन के माध्यम से उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को जोड़ा है। वो भले मुस्लिम थे लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ मिलकर रहते थे। उनके जीवन का हिंदू मुस्लिम एकता और संस्कृति सौहार्द स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। ध्यान दें, आपका दो क्वेश्चन हम एडब्ल्यू दे रहे हैं। ठीक है, दोनों को पढ़कर समझ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला है। हाँ, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। ठीक है, उसका आंसर यहाँ पर मिला है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, एकदम आसानी से लिखा हुआ समझ में आ जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए हम समझा नहीं रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला है कि बिना बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ ना समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो नंबर दिया गया है, मेरा नंबर 6234846909 में कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और जो वीडियो हम बनाए अभी, इससे आपका 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, और इसी से एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब इस वीडियो से आपका 17 मार्क्स कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को हल्के में न ले, जितना पढ़ाएं उतना आप कॉपी में लिख के याद जरूर कर ले। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे